नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 6 जून 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है किडनी रैकेट से रिलेटेड। देखो, पिछले 7 सालों में लगभग 5 ऐसे इंसिडेंट्स पकड़े गए हैं जहां पर किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर के एक बहुत बड़ा रैकेट पकड़ में आया हो। ठीक है, पिछले हफ्ते की बात है, पुणे में भी पकड़ा गया था और अब की बार जो दिल्ली में पकड़ा गया उसमें तो देखो 10th क्लास का जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट था, जिसके पास में ना डिग्री है ना कोई ट्रेनिंग है, वो बंदा भी किडनी ट्रांसप्लांटेशन की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। इस तरीके का केस जो है वो निकल के आया है। देखो, इसमें कई कारण हैं कि किडनी की वजह से ही क्यों ये इतना कुछ हो रहा है। एक तो थोड़ा हम समझें कि हमारे देश में लगभग 2 लाख ऐसे इंडियंस हैं जिनको किडनी फेलियर का सामना करना पड़ता है हर साल। 2 लाख के लगभग। उन 2 लाख में से लगभग 5,000 से 9,000 के लगभग ही ऐसे होते हैं जिनको किडनी ट्रांसप्लांटेशन की फैसिलिटी मिलती है। 20,000 ऐसे होते हैं जो कि डायलिसिस के बेसिस पे ज़िंदा रहते हैं और बाकी मर जाते हैं। इसके अलावा अगर देखें ट्रांसप्लांटेशन की बात करें 2020 में, तो लगभग 5,500 के लगभग किडनी ट्रांसप्लांटेशन हुए। डेटा इतना काम का नहीं है, बस समझो कि किस तरीके से किडनी की डिमांड ज़्यादा है। क्योंकि किडनी फेलियर क्या, हाइपरटेंशन और डायबिटिक पेशेंट जो होता है ना, उनके ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और पैसे कितने लगते हैं? 5 से 10 लाख रुपए, या थोड़ा बहुत और ज़्यादा लग जाए तो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जो रिसेप्टर है या रिसीवर है या पेशेंट है वो रेडी हो जाता है, उसके घर वाले रेडी हो जाते हैं कि चलो ठीक है, हमें ज़रूरत है किडनी की, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लग जाए तो कोई इशू नहीं है। तो ऐसे में आप देखो 26 किडनी में ही ज़्यादा ये इंसिडेंट्स क्यों देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये जो रैकेट्स हैं, एक तो क्या है, किडनी की जो लाइफ होती है ना बॉडी के बाहर, वो है 24 से 36 घंटे, जबकि लंग्स की केवल 4 से 6 घंटे, लिवर 8 से 12 घंटे। तो ये लंबे समय तक टिक पाती है। ठीक है, इस वजह से किडनी में ज़्यादा रैकेट्स पकड़ में आते हैं। अब देखो, हमारे यहाँ पर ट्रांसप्लांटेशन को लेकर के कोई कानून है क्या? तो आंसर है यस। हमारे यहाँ पर ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यू एक्ट ऑफ 1994 अवेलेबल है, जिसको 2011 और 2014 2 बार अमेंडमेंट किया जा चुका है। इसमें क्या होता है कि जो भी ट्रांसप्लांटेशन होते हैं ऑर्गन्स के, उसके लिए प्रोविज़न किए हुए हैं कि डोनर है वो जैसे रिलेटिव है, लिविंग रिलेटिव है, जैसे बच्चा है, कोई बहन भाई हो, पति पत्नी हो, उनके बीच में ट्रांसप्लांटेशन का, ग्रैंड चिल्ड्रन है, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके लिए लेन देन हो सकता है। फिर एक्ट को अलाउ किया गया कि जो रिलेटिव्स हैं, जो कि बिल्कुल नियर एंड डियर्स ना हो करके थोड़ा दूर की रिश्तेदारी में है, बोलो वो भी अलाउ किया जाएगा। कोई दोस्त हो लंबे समय से, उनको भी अलाउ किया जाता है कि हाँ, वो भी किडनी एक्सचेंज मतलब ले सकते हैं अगर किसी एक दोस्त की तब परेशानी हो रही है। पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर कोई भी फाइनेंशियल एक्सचेंज नहीं होगा, पैसे का लेन देन नहीं होगा। ऐसा नहीं कि किडनी दे रहा है तो भाई पैसे दिए जाएंगे इसके बदले में। ट्रांसप्लांटेशन जो होगा वो केवल और केवल रिश्तेदारी के बेसिस पे। ठीक है, अब देखो, जो लिविंग डोनेशन किए जाते हैं उनको प्रॉपर स्क्रूटनाइजेशन के थ्रू निकलना होता है। वो भी हॉस्पिटल के लेवल पे एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है और वो कमेटी क्या देखती है कि जी कहीं कोई कमर्शियल पर्पस तो नहीं चल रहा है, कहीं पे कोई अपनी किडनी बेच करके पैसे तो नहीं कमा रहा है। क्योंकि गरीब लोग जो होते हैं वो ऐसे इस तरीके से आते हैं कि वो रिश्तेदार ही बन के आ जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स पहले तैयार करके आते हैं, दिखा देते हैं कि हाँ जी हम रिश्तेदार ही हैं, आप ले लो इनकी किडनी। फिर उसके बाद में बाहर जा कर के पैसे दिए जाते हैं उनको। तो वो कहीं ना कहीं एथिकली गलत हो जाता है, इलीगल हो जाता है। और वही रैकेट अभी पकड़ने में आया है कि गरीब लोग अपनी किडनी बेच देते हैं, अमीर लोगों को किडनी की ज़रूरत होती है, वो पैसे दे करके वैसे ले लेते हैं किडनी, तो जो कि कानूनन तौर पे गलत है। 2011 से 2014 ये जो अमेंडमेंट्स हुए थे, इनमें स्वैप ट्रांसप्लांटेशन का भी प्रोविज़न डाल दिया। स्वैप का मतलब, मान लो एक एक्स पेशेंट है, उसके पास में उसका कोई रिश्तेदार है जो कि है ए, वो डोनेट करने के लिए रेडी है, पर सवाल ये है कि ए और एक्स की जो कंपैटिबिलिटी है किडनी की वो सेम नहीं है। तो ऐसे में फिर दूसरे पेशेंट के पास में गए, उसका पता किया कि जी वाई पेशेंट को रिक्वायरमेंट है किडनी की और वाई का रिश्तेदार है बी, और बी वाई को देना चाहता है, किडनी रेडी है। पर सवाल यह है कि एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम आ रही है कि बी की किडनी वाई पे सेट हो या ना हो। तो ऐसे में क्या किया जाए कि बी और बी की किडनी तो एक्स को दे दी जाए और ए की किडनी वाई को दे दी जाए। इस तरीके से क्या हो गया, स्वैपिंग हुई कि नहीं है डोनेशन की, तो बोले ये पॉसिबिलिटीज़ बन जाती है। ठीक है, और इसमें जो कार्डियक डेड पेशेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जिसके कोई हार्ट अटैक आया हो, अभी बाकी ऑर्गन्स एकदम फिट है, बाकी चीज़ें करनी पॉसिबल हो, तो उस केस में आप देख सकते हो कि स्वैपिंग कहीं ना कहीं अलाउड है।
पर सवाल ये है ब्रेन डेड इंडिविजुअल है, कार्डिक पेशेंट है वो, पर पनिशमेंट की प्रोविज़न है अगर इन सारे प्रोविजंस को अगर वायलेट किया जाता है तो, ठीक है, 10 साल की सज़ा और 1 करोड़ तक का फाइन भी लगता है अगर कहीं पर भी वायलेशन होता हुआ दिखता है तो, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि ब्रेन डेड इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए तो यहाँ पर अलाउड है, और किसी के हार्ट अटैक आया हो तो उसकी डेड बॉडी से भी जो ऑर्गन्स हैं वो निकाले जा सकते हैं और वो ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं, पर उसका एक प्रॉपर प्रोसेस है एक्ट के बेसिस पे। फिर यह है कि रैकेट्स किडनी को क्यों टारगेट करते हैं। देखो एक साल में हमारे लगभग 2 लाख ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी किडनी फेल हो जाती है और उनको किडनी की रिक्वायरमेंट होती है, तो डिमांड ज़बरदस्त है। जबकि लिवर की बात करो तो 50,000 लिवर ट्रांसप्लांटेशन की डिमांड आती है, जबकि किडनी में आप देख लो 2 लाख बहुत ज़्यादा हो गई। फिर दूसरी बात करें, किडनी जो है बॉडी के बाहर सबसे ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव कर पाती है, तो इस वजह से इसके ट्रांसप्लांटेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम कम आती है। दूसरा अगर देखा जाए तो ट्रांसप्लांटेशन होने के बाद में, किडनी के ट्रांसप्लांटेशन के बाद में एक आदमी अच्छी खासी ज़िंदगी जी लेता है, सेट हो जाती है तो, ठीक है। मतलब ये देखो कि डायलिसिस के साथ में जी रहे हैं ना लोग, उनसे ज़्यादा बढ़िया तो वो ट्रांसप्लांटेशन वाला जी लेता है, एक ये कारण भी है। और हमारे यहाँ पर जो ट्रांसप्लांटेशन होता है ना ऑर्गन्स का, इसको रेगुलेट करने मॉनिटर करने वाली बॉडी है, दैट इज़ नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नोटो बोला जाएगा इसको, ठीक है। ये एपेक्स नेटवर्क है जो कोऑर्डिनेट करता है ऑर्गन प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड और अलोकेशन से रिलेटेड और एक ट्रांसपेरेंट मैनर में, ठीक है ना। ये बॉडी का आप ध्यान रखना। इसके आगे देखें, किडनी फेलियर के कारण क्या हो सकते हैं। देखो, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़, ये 2 मेन कारण बताए जाते हैं। इसके अलावा हेरिडेटरी डिजीजेस भी हो सकती है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, और ऑटो इम्यून डिजीज़, दैट मीन्स बॉडी में ऐसी इम्यूनिटी डेवलप होना जो कि ऑर्गन्स को ही फेल कर दे, ठीक है ना। मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी ज़बरदस्त तरीके से एक्सेलरेट होना जो कि बॉडी ऑर्गन्स को डैमेज कर दे, ठीक है। तो ये है कारण। और इंडिया में अगर देखें तो हाई ब्लड प्रेशर बहुत बड़ा कारण है, जिसकी हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़, जिसकी वजह से 50% किडनी फेलियर के केसेस देखने को मिलते हैं। सवाल ये है कि ये जो रैकेट्स निकल के आए हैं जिसमें गरीबों को पैसा दे करके फिर उनसे किडनी खरीदी गई और फिर बाद में ट्रांसप्लांट कर दी गई, इनको कैसे रोका जाए। आंसर एक ही है कि जो डेड हैं, डेड बॉडीज़, ठीक है, जिनके ऑर्गन्स बिल्कुल रेडी हैं, उन ऑर्गन्स को उनकी फैमिली को कॉन्फिडेंस में लेते हुए और डोनेट करवा दिया जाए, जिससे फिर जो लोग ज़िंदा है केवल उनके कुछ ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट है, किसी को किडनी की ज़रूरत है, किसी को लिवर की, तो उससे क्या हो जाए, वो आसानी से ज़िंदगी चल सके। तो ट्रांसप्लांटेशन जो है वो सही तरीके से तभी हो पाएगा जब कोई ब्रेन डेड हो या फिर कार्डियक अरेस्ट की वजह से, मतलब हार्ट अटैक की वजह से जिसकी डेथ हुई है, तो वो लोग क्या है, उनकी बॉडी के ऑर्गन्स है वो प्रॉपर काम करते रहते हैं एक समय तक, तो बोलो उनका यूज़ किया जा सकता है। बस उसके लिए जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेने की ज़रूरत है, जो डेड हो गया उसकी फैमिली मेम्बर्स, बोले ये एक ऑप्शन निकल के आता है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, देखो ड्रोन की बात है। एक लगभग 46 किलोमीटर की फ़्लाइट कंप्लीट की गुजरात के कच्छ वाले एरिया में, तो कितना क्या प्रॉमिसिंग हो सकते हैं। तो इसका नाम है वर्टीप्लेन X3। ये हाइब्रिड VTOL ड्रोन है। अब क्या होते हैं ये, थोड़ा समझते हैं। ड्रोन आपको पता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल होते हैं, UAVs होते हैं। तो बेसिकली ये जो वर्टीप्लेन X3 जो ड्रोन है, ये बेसिकली वर्टिकली टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन है। इसका मतलब क्या हो गया, VTOL का मतलब वर्टिकली टेक ऑफ, हेलीकॉप्टर जैसे एकदम खड़ा का खड़ा ऊपर फ्लाइट ले लेता है ना, ऊपर एकदम वर्टिकली, और लैंड भी एकदम ऊपर से बिल्कुल नीचे की तरफ आकर के कर लेता है। प्लेन को तो क्या चाहिए होता है, रनवे इस तरीके से चाहिए होता है, यहाँ पर हेलीकॉप्टर में इतनी माथापच्ची नहीं होती है। तो इस तरीके से ये जो वर्टीप्लेन X3 है ये VTOL है। VTOL का मतलब हो गया वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, ओके। तो VTOL ये वर्ड आए तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना भाई, ओके। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। और वेट कितना ले जा सकता है, 3 किलोग्राम। रेंज है 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ले जा सकता है। और एरिया कितना चाहिए, 5 मीटर बाई 5 मीटर का एरिया अगर हो तो आराम से ये लैंड भी कर जाएगा, वहाँ पर टेक ऑफ भी कर जाएगा। तो ये ट्रायल तो हुआ था पिछले महीने, और देखा जाए तो गुजरात में जो ट्रायल किया गया वो 46 किलोमीटर तक टेस्टिंग की गई थी। 30 मिनट में 46 किलोमीटर तक का ट्रैवल कंप्लीट हो गया। कंपनी जिसने डेवलप किया उसका नाम है टेक ईगल। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना, VTOL क्या था भाई, रिसेंटली न्यूज़ में था। ऐसे क्वेश्चंस UPSC और ये क्वेश्चन आने लग गए हैं आजकल, ठीक है। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट है देखो जामा मस्जिद की फीनियल। फीनियल का मतलब होता है ये देखो ऊपर का जो ये चोटी होती है ना, ये वाली डोम के ऊपर, ये क्या है, थंडरस्टॉर्म की वजह से डैमेज हो गया। तो उसकी वजह से क्या चल रहा है वो इन सिनेरियो समझते हैं। एक थंडरस्टॉर्म आया, बिजली कड़की ज़बरदस्त, इसकी वजह से जामा मस्जिद का जो डोम है, डोम के ऊपर जो पीनियल है वो डैमेज हो गया। तो ऐसे में दिल्ली वक्फ बोर्ड ने लेटर लिखा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कि भाई ये फीनियल जो है टूट करके लटका हुआ है, इसको थोड़ा रिपेयर करो या रिमूव करो। देखो ये 17वीं सेंचुरी का कंस्ट्रक्शन है जामा मस्जिद की अगर बात करें, और ये फीनियल जो है ना ये मुग़ल इरा फीनियल है, मतलब मुग़ल आर्किटेक्चर का ये इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट बनता है। ठीक है जी। वैसे देखा जाए तो हुमायूं टॉम्ब भी दिल्ली में ही है। हुमायूं टॉम्ब पर भी फीनियल इसी तरीके से बनी हुई है जो लगभग 18 फीट की है। ठीक है, साल की लकड़ी से बनी हुई है और उसके चारों तरफ कैपिंग की हुई है कॉपर से, और उस पर फिनिशिंग दी हुई है ब्रास की। हुमायूं टॉम्ब की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ब्रास की, और 16वीं सेंचुरी का ये टॉम्ब है। तो सबसे पहले फीनियल अगर देखा जाए तो सबसे पुराना फीनियल मुग़ल आर्किटेक्चर में ये हुमायूं टॉम्ब का ही देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो फीनियल्स होते हैं इन पे इंस्क्रिप्शंस भी मिली है कि किसने बनाया, क्या टाइम था, रिपेयर कौन कर रहा है, और एक इस तरीके से भी डिपिक्शन, एक ऐसी भी इमेज बनाई हुई है जिसमें एक बियर्ड मैन बैठा हुआ है, दाढ़ी वाला आदमी बैठा हुआ है जो प्रे कर रहा है। ठीक है, एनालिसिस में ये पता पड़ रहा है कि कॉपर प्लेट्स इतनी प्योर हैं जो आज के टाइम पे कहीं मिलती नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कई जगहों पर गोल्ड की फिनिशिंग भी मिलती है, जैसे यहाँ पे ब्रास की फिनिशिंग है ना ऊपर की तरफ कवरिंग, वो यहाँ पर कई जगहों पर आपको गोल्ड भी मिल जाएगी। तो ये मुग़ल आर्किटेक्ट का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पार्ट बन के आता है। ठीक है, ताजमहल में भी इसी तरीके से फीनियल है वो यूज़ हुई थी बाद में। और आप देखो कि जामा मस्जिद का ये फीनियल है ना, ये लगभग 350 किलोग्राम का है, तो अपने आप में बहुत हैवी है। मुग़ल टॉम्ब जो है वो अपने आप में एक प्लूरलिस्टिक आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन शो करता है। प्लूरलिस्टिक का मतलब मुग़ल आर्किटेक्चर खुद की और इंडिया में ऑलरेडी जो आर्किटेक्चरल पैटर्न चल रहा था वो दोनों का मिक्स, क्योंकि मुग़ल पीरियड से पहले सल्तनत पीरियड था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत, और सल्तनत पीरियड में ये जो फीनियल जो थी उसमें मेटल की बजाय यूज़ होता था स्टोन, पर उसका साइज़ थोड़ा छोटा हुआ करता था। बट मुगल्स ने जो यूज़ किया वो साइज़ बढ़ाने के लिए लकड़ी यूज़ की, लकड़ी थोड़ी हल्की होती है तो हाइट भी बढ़ गई, और फिर कैपिंग करवा दी किसकी, पहले तो कॉपर से, फिर फिनिशिंग दे दी गोल्ड की या ब्रास की जिससे वो चमके। इस तरीके का सिनेरियो उन्होंने बना दिया। तो क्या है, एक प्लूरलिस्टिक आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन हुआ कि नहीं। इसके अलावा देख सकते हो एक ऑस्ट्रियन आर्किटेक्चर हिस्टोरियन है एबा कोश, उन्होंने अपनी बुक द कंप्लीट ताजमहल में लिखा कि ये जो टॉप क्राउनिंग वाला पॉइंट है ना, ये एक लोटस लीफ की तरह दिखता है, जैसे कि कमल की जो पत्तियां होती है बोलो उस तरीके से, जिनमें आप देखो ये इस्लामिक आर्किटेक्चर का बेस्ट एग्जाम्पल है फीनियल, जिसको हम हिंदी में अगर बोले तो पुरानी हमारे आर्किटेक्चर में कलश बोलते थे, बिल्कुल गुंबद के ऊपर की तरफ जो लगती है वो, जिसमें ग्लाइडेड बल्ब्स होते हैं, गोल गोल बल्ब एक दूसरे के ऊपर सेटल्ड होते हैं, और ऊपर की तरफ जो है वो मुगल ये जो इस्लामिक आर्किटेक्चर उसमें क्रिस्टेंट मतलब चांद भी लगा हुआ रहता है। बोले ये क्या है, यूनिक क्वालिटी है इस्लामिक आर्किटेक्चर की अगर बात करें। ओके जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है देखो सेरेमिक इम्प्लांट्स अब यूज़ होने लग जाएंगे, क्योंकि जब बोन ब्रेक हो जाती है, कभी कोई एक्सीडेंट है तो उसकी वजह से फ्रैक्चर हो जाता है, बोन फ्रैक्चर, तो बोन रीजनरेट कराने के लिए क्या करते हैं, बोला प्लेट लगाई है। अब वो प्लेट किसकी बनती है, मेटल की। अब मेटल तो क्या होता है कई बार टॉक्सिक साबित हो जाता है, ठीक है, जंग लग जानी या कोई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, मेटल रिलीज हो जाता है। आपने अगर केस सुना हो तो जॉनसन एंड जॉनसन ने हिप ट्रांसप्लांटेशन के लिए मटेरियल तैयार किया था मेटेलिक, ठीक है। अब वो हिप ट्रांसप्लांटेशन के लिए मेटेलिक जो मटेरियल तैयार किया था वो टॉक्सिक साबित हो गया था, कई जनों के इन्फेक्शन हो गया था और कईयों के पैर भी खराब हो गए थे बहुत बुरे तरीके से, ठीक है। तो ऐसे में मेटल को रिप्लेस करने का ऑप्शन पे बहुत सोचा जा रहा था। तो अब क्या है, एक सेरेमिक इम्प्लांट तैयार किया जा रहा है जो कि बोन को रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करेगा, और वो सेरेमिक जो कंटेंट है वो किसका बना हुआ है, कैल्शियम फॉस्फेट का, ठीक है, जो कि बोन में जो मिनरल मिलता है जिसका नाम है हाइड्रोक्सिया पेटाइट, ठीक है, इसको सब्स्टिट्यूट करेगा ये, और फिर उसके बाद में धीरे धीरे टाइम के साथ में बोन को रिकंस्ट्रक्ट करने में भी हेल्प करेगा, रीग्रो करने में भी हेल्प करेगा, ठीक है जी। तो थोड़ा सा बस ये मेटल का रिप्लेसमेंट के तौर पे ऑप्शन निकल के आ रहा है। ओके, कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ है ये, और इसका
नेचर कैसा रहेगा यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं थोड़ा नीचे ले जाऊँ, ये रहा एल्काइल चेन, दैट मीन्स बेसिक बिहेवियर रहेगा इसका। ठीक है जी, आगे चलें। फ्रंट पेज पे इतनी कुछ खास न्यूज़ है नहीं, ये तो आपको पता पड़ेगा। हेट स्पीच के चलते बीजेपी लीडर्स ने जो कुछ भी बातें कही उनको लेकर के इंटरनेशनल आउटरीच भी देखने को मिला, जिसमें कुवैत, कतर, ईरान, यहाँ से भी हमें क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में बीजेपी ने उन लीडर्स को एक्सपेल कर दिया, अपनी पार्टी से निकाल दिया। ठीक है जी, हेट स्पीच वाले मुद्दे में ये थोड़ा सा एक पॉइंट ऐड हो रहा है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का ये कहना है कि हमारे यहाँ पर 10% जो पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग है वो बोला अचीव हो चुकी है। वैसे हम देखें तो टारगेट अभी 10% का रखा हुआ है, जल्दी से जल्दी अचीव हो चुका है। ठीक है, अब 20% अचीव करने का टारगेट फिक्स किया हुआ है, जो हमने प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस किया है ऑलरेडी। आगे चलते हैं। फिर आपके सामने ये जो इमेज है, इसमें देखो चाइना अपना स्पेस स्टेशन मिशन है उसको स्टार्ट कर चुका है। ये जो रॉकेट है जो इस स्पेस क्राफ्ट को लेके जा रहा है, उस रॉकेट का नाम तो है लॉन्ग मार्च 2F। स्पेस क्राफ्ट है, उसका नाम है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स गए हैं, उनका नाम है, उस स्पेस क्राफ्ट का नाम है जो कि इस रॉकेट का ही पार्ट है अंदर की तरफ। ठीक है, दैट इज़ शॉन्जोउ 14। ठीक है, और ये कंट्री का जो स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट स्पेस स्टेशन है जिसका नाम है तियानही, वो बनाने का काम किया जाएगा। तो ये 3 चीज़ें ध्यान रख लेना, एक तो रॉकेट का नाम, एक जो स्पेस क्राफ्ट है उसका नाम, और ये जो चाइना अपना खुद का जो स्पेस स्टेशन डेवलप कर रहा है उसका नाम। ये तीनों चीज़ें आप ध्यान रख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। इकोनॉमी पे इस पे बात करें तो देखो, एक तो यहाँ पर ये पॉइंट आ रहा है कि देखो अब ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत तो है नहीं, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रही है, तो बोला इंटरेस्ट रेट तो हमें बढ़ानी ही पड़ेगी। ये बात कही है शक्तिकांत दास जी ने। ठीक है जी, तो बस वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो इस आर्टिकल को एक बार आप खुद से देखना चाहो देख लेना। बाकी तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जब मीटिंग होगी तब और डिटेल में हमें बहुत कुछ पता पड़ेगा कि लिक्विडिटी लेवल को कैसे कंट्रोल करने के लिए काम किया जाता है। वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि 4 मई को जो मीटिंग हुई थी जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ये डिसाइड किया था कि जी हम कैसे भी करके अब इंटरेस्ट रेट को राइज़ करेंगे, तो उन्होंने रेपो रेट राइज़ कर दी थी। ठीक है, और एक जो CRR होती है, कैश रिजर्व रेशो, दोनों को राइज़ कर दिया था। दोनों का रिजल्ट क्या रहा? बैंकों के पास में पैसा था उस पर ब्याज ज़्यादा देना पड़ गया, तो बैंकों ने जल्दी से लोन लेना बंद कर दिया RBI से, क्योंकि रेपो रेट तो यही होती है। और CRR की बात करो तो बैंकों को अपना एक अच्छा खासा अमाउंट निकाल करके जितना डिपॉजिटेड अमाउंट होता है उसका परसेंटेज फिक्स किया जाता है, 4%, 4.5% जितना भी है, वो RBI के पास में रखना पड़ता है। ठीक है, तो वो परसेंटेज भी राइज हो गया, तो बैंकों के पास लिक्विडिटी कम होगी, तो बैंकों के पास लिक्विडिटी कम होगी तो मार्केट में भी लिक्विडिटी अपने आप बैंक कम कर लेंगे। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ओके, तो इस तरीके से RBI जो है वो रेपो रेट और आगे जो और इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको राइज कर सकता है। ये पॉइंट यहाँ में बताया जा रहा है। बाकी अगर देखें तो डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर के एक छोटी सी न्यूज़ और है, वो ये कि कैबिनेट ने देखो अप्रूवल अपनी तरफ से दे दिया है कि जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, जो भी गवर्नमेंट कंपनियां हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो अपनी स्ट्रेटेजिक सेल को कंटिन्यू कर सकती हैं। ठीक है जी, और ये सारा काम कौन देखता है? दीपम कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये। ठीक है, और अप्रूवल किसके द्वारा दिया गया है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा, कि भाई हमें कुछ और रास्ते निकालने होंगे कि कैसे हम फाइनेंस राइज कर सकते हैं खर्चों को मैनेज करने के लिए। तो एक तो कैबिनेट कमेटीज़ के बारे में एक बार पढ़ लेना ढंग से, और एक दीपम के बारे में थोड़ा और देख लेना, क्योंकि ये पहले दूसरे डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता था, फिर नेम चेंज हुआ था, थोड़ा इसके बारे में खंगाल लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। बस बाकी इस डिस्कशन में और कुछ है नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट था वो यहीं ख़त्म है। थैंक यू वेरी मच। और एक चीज़ बता दूं, अब की बार इंडियन एक्सप्रेस से बहुत कंटेंट आया है प्रीलिम्स में। ठीक है, इकोनॉमी पे बहुत कुछ एनालिसिस आया है, जो कि अगर मेरे वीडियोस को जिन्होंने देखा है, शानदार परफॉर्मेंस दी होगी उन्होंने डेफिनेटली, और ये जो अपन डिस्कस करते हैं इन वीडियोस से। और दूसरी अगर देखो तो एक कमेंट तो मेरे पास आ भी गया अभी कि सर आप ये जो इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस है इसने कितनी हेल्प की है। देखो, एग्रीकल्चर और इकोनॉमी, इन दो के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंडियन एक्सप्रेस शानदार ही आता है, और रीजनल एनालिसिस भी अच्छा खासा आता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप रिलाई कर सकते हो इस पर। चलिए, डिस्कशन यहीं ख़त्म है। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहो लगातार, रुकना मत कभी भी। ओके, थैंक यू।